नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोगों ने अपने यहाँ पर एक केस स्टडी की सीरीज शुरू की है और उस केस स्टडी में जितने भी माइलस्टोन जजमेंट आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने भारत की राजनीतिक अवस्था को, भारत की संवैधानिक अवस्था को, भारत के सामाजिक तंत्र को बदलने का प्रयास किया था, हम उन सभी पर आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और विभिन्न सारे हम लोगों ने वहाँ पर केस का स्टडी कर लिया है, केस का अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में आज हम फिर से एक और ऐसे ही विषय का, ऐसे ही बिंदु का, ऐसी ही विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे जिन्होंने भारत की राज्य व्यवस्था में एक माइलस्टोन डिसीजन दिया था। एक ऐसे केस की हम बात करेंगे जिस केस में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स थी कि आप डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को किसी को भी एक दूसरे पर तरजीह ना दें, बल्कि दोनों एक गाड़ी के दो पहिए के समान हैं। अगर आप किसी को एक को कम करने की कोशिश करेंगे और दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो देश रूपी ये जो गाड़ी है ये नहीं चल पाएगी। जिसने बताया था कि ना तो डीपीएसपी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए फंडामेंटल राइट्स, बल्कि दोनों ही आपके लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस केस की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर है। और इस केस पर बहुत सारे कई बार वाद विवाद भी होता है और कई बार प्रश्नों के बीच में ये केस आता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, यूपीएससी और यूपीपीसीएस स्तर की, तो वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं क्वेश्चंस के बीच में और कहीं ना कहीं हमको नज़ीर पेश करनी होती है कि भारत के संविधान ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत सारे डिसीजन दिए हैं जिस पर हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज केस आप लोग समझ चुके होंगे मैं किस केस का चर्चा करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं आज मिनर्वा मिल्स केस की। मिनर्वा मिल्स केस हम लोग जानते हैं कि केस क्या है, इस पर डिसीजन क्या आया था, लेकिन एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड क्या था, हुआ क्या था, किस बेसिस पर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, इस तरह की केस की स्टडी हम लोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं मिनर्वा मिल्स मामला क्या था ये समझा देते हैं, लेकिन मिनर्वा मिल्स एक्चुअल में उसके बैकग्राउंड को लेकर नहीं चलते हैं और बैकग्राउंड को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तब तक केस हमारे दिमाग में नहीं बैठेगा। जब तक हम पढ़ते हैं कि ये केस क्या हुआ था तो हमको मालूम है ये मिनर्वा मिल्स का नाम का कोई केस हुआ है, लेकिन केस क्या था इस बात पर कोई भी ना तो समझाता है और ना ही समझने का प्रयास करता है। जबकि अगर हम देखें कि चाहे वो आपका लॉ से संबंधित हो, चाहे जुडिशली से संबंधित हो, चाहे आपकी राज्य व्यवस्था से संबंधित हो, संविधान से संबंधित हो, इन सब के अलावा आपको ज्ञान से संबंधित हो, तो एक बार उस केस का बैकग्राउंड समझना बहुत आवश्यक है। तो हम बात कर लेंगे आज मिनर्वा मिल्स मामले की, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को संरक्षण प्रदान किया था। हालांकि केशवानंद भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर का मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया था, हालांकि सिद्धांत क्या है यह आज तक नहीं समझाया भारत के न्यायालय ने, लेकिन थोड़ा सा आइडिया उसके बारे में दे दिया है। तो आज हमारा जो विषय है वो है मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ। ठीक है, तो केस क्या है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस, इसको हम समझते चलेंगे, और वर्सेस भारत संघ, इस केस को हम लोग समझेंगे। देखिए मिनर्वा मिल्स का जो केस है ये लगभग 1970 की घटना है। कर्नाटक में एक कपड़े बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स। ये कंपनी कपड़ा बनाती थी और शेयर मार्केट में भी लिस्टेड थी, और शेयर मार्केट में लिस्टेड होने की वजह से इसके बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स जो थे ये देखने को मिलता है कि 1970 के दौरान इस कंपनी में अचानक इसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत तेजी से गिरने लगा। जब इसका प्रोडक्शन गिरने लगा तब ये चिंता, सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई कि क्या कारण है कि इस कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो बहुत रैपिडली डिक्रीज हुआ है, रैपिडली फॉल हुआ है। इससे उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों का यहाँ पर बचाव करना आवश्यक था। और उसी
बचाव करने के लिए, उनके हितों को बचाव करने के लिए 20 अगस्त 1970 को केंद्र सरकार ने जो उसके प्रोडक्शन में अचानक फॉल हुआ था उसकी जांच करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया। कब की बात है ये? 20 अगस्त 1970 की बात है। तो 20 अगस्त 1970 को देखिए, आप बैकग्राउंड को समझिए। 20 अगस्त 1970 को क्या करा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? एक कमेटी का गठन किया। और जो कमेटी का गठन किया था उसके लिए भी कोई ना कोई लॉ होना चाहिए। उसके लिए था इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत। किस के तहत? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत एक कमेटी का गठन कर दिया गया और कहा गया कि आप उन सारे कारणों को जानो जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन, इसका उत्पादन एक साथ नीचे गिरा है। एक साल बाद 19 अक्टूबर 1971 को यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है। 19 अक्टूबर 1971 को क्या करती है? ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपती है और इस कंपनी, इस जो कमेटी थी, इसकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ये फैसला लेती है और कहती है कि नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कहती है कि आप मिनर्वा मिल्स के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लीजिएगा। एक आदेश पारित करती है नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजमेंट से, कहती है कि आप मिनर्वा मिल्स के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लीजिएगा और अपने नियंत्रण में कंपनी को लेकर देखिए कि इसका जो प्रोडक्शन होता है वो क्यों गिर रहा है। यही लड़ाई की जड़ थी, यहीं पर लड़ाई होनी थी। अब मिनर्वा मिल्स के मालिक बोले कि ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नेशनल यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे टेक ओवर कर सकती है। और इस बात को लेकर ये लोग पहुंच गए कर्नाटक हाई कोर्ट में। कर्नाटक हाई कोर्ट में बहुत लंबी बहस चली और बहस चलने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया, उसको रद्द कर दिया, उसको सुनने लायक नहीं समझा। अब जब सुनने लायक नहीं समझा कर्नाटक हाई कोर्ट ने, अब इनके पास चारा बचता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाए। 2-3 साल का यहाँ समय लग गया विचार विमर्श करने में वकीलों के साथ कि कैसे जाया जाए सुप्रीम कोर्ट। और फिर फाइनली ये लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर देते हैं। किसके? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर देते हैं। और जो बेसिस लिया था इन्होंने, जिसके बेसिस पर ये अपील दायर करते हैं, वो 4 क्लोज थे, 4 वजह थी जिसके वजह से ये लोग अपना अपील दायर करते हैं। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 के तहत जब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल 32 आप लोगों को मालूम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और जब भी मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट गए और इन्होंने 4 बेसिस लिए थे। इन्होंने एक बेसिस लिया जिसके दम पर इन्होंने टेक ओवर की बात की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो थी सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974। इसको चैलेंज किया। किस को चैलेंज किया? सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 को। दूसरा इन्होंने जिस चीज को चैलेंज किया वो था सेंट्रल गवर्नमेंट का 19 अक्टूबर 1971 का ऑर्डर। क्या था? ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड 19 अक्टूबर 1971। 19 अक्टूबर 1971 का जो ऑर्डर था, जिसके दम पर, जिसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को कहा था कि आप मिनर्वा मिल्स की मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लीजिएगा, उस डिसीजन या उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इसके अलावा 2 और बेसिस लिए गए जिसके वजह से
इन्होंने चैलेंज किया था, और वो जो था वो ये था कि 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके क्लोज 4 और 55 को चैलेंज किया गया था, 4 और 55 को चैलेंज किया गया था। ये हमारे मतलब की चीज है। और किया गया था, और इन्होंने कहा था कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को तरजीह दे रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तरजीह दे रहे हैं। इस मुद्दे को भी लेकर ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पहले 2 मुद्दे उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जैसे ही 2 मुद्दे नीचे वाले आए कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके क्लोज 4 और 55 को चैलेंज कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने एक बात और चैलेंज की गई कि कैसे सरकार, कैसे राज्य डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तरजीह दे सकती है। जब ये 2 मुद्दे आए तो ये संविधान से संबंधित हो गए, और संविधान से संबंधित हो गए तब ये सुप्रीम कोर्ट के मतलब की बात बन गई। और जब मतलब की बात बन गई तब इसके लिए एक संविधान पीठ का गठन हुआ। अब बात समझते हैं, यहाँ से बात समझनी है हमको अपने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। पहले 2 जो मुद्दे थे, इस मुद्दे के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। एमएन दत्ता और चिन्नप्पा रेड्डी की का एक, एमएन दत्ता और चिन्नप्पा रेड्डी इन 2 जस्टिस ने 9 सितंबर 1986 को पहले 2 बेसिस पर अपना डिसीजन दिया था, ठीक है। लेकिन बाकी के 2 जो मसले थे ये संविधान से संबंधित थे, संविधान की व्याख्या से संबंधित थे। और संविधान की व्याख्या जब होती है तो संविधान पीठ का गठन होता है, और संविधान पीठ में कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। इसलिए बाकी 2 कहा था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के क्लोज 4 और 55 को चैलेंज किया गया था। बाद में और कहा गया था कि क्यों राज्य डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तरजीह दे रही है। इन 2 बेसिस का जो डिसीजन आया था वो 1980 में आया था, 31 जुलाई 1980 को आया था। कब? 31 जुलाई 1980 को आया था। और इसमें जो 5 जजेस थे उनका नाम भी देख लीजिएगा। इसमें था बी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक। और जो दूसरे व्यक्ति थे वो थे पी.एन. भगवती, जिनको लोक हितवादी भी कहा जाता है। पी.एन. भगवती साहब को, पी.एन. भगवती ये चीफ जस्टिस भी रहे थे और इनको लोक हितवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ए.सी. गुप्ता थे, ए.सी. गुप्ता के अलावा N.L. उंटवालिया और P.S. कैलाशम, N.L. उंटवालिया और P.S. कैलाशम, ये 5 लोगों का एक संविधान पीठ बना और इन्होंने 4-1 की मेजोरिटी से अपना डिसीजन दिया। 4-1 की मेजोरिटी से अपना डिसीजन दिया। क्लियर है यहाँ बात? अब हम बात आ जाते हैं अपने संवैधानिक मुद्दे की। ये तो बेसिस था जिस बेसिस पर उन्होंने 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगाई थी, अपील की थी मिनर्वा मिल्स के मामले में। अब हम देख लेते हैं कि हुआ क्या था, उस घटना को देख लेते हैं जो संविधान के रूप से है। अभी तो प्रोसीजर देख लिया हम लोगों ने, अब हम उन बातों को देखते हैं। देखिए, 2 बातें थी जब देश आज़ाद हुआ था। देश की आज़ादी के समय आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 और 31 में 2 बातें लिखी हुई थी। आर्टिकल 19 में व्यक्ति को संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार था। वहीं आर्टिकल 31 कहता था कि बिना किसी नियम के, बिना किसी प्राधिकारी के व्यक्ति से उसकी संपत्ति नहीं छीनी जा सकती। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 का उल्लेख था जब देश में संविधान लागू हुआ था, यानी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। अब ये जो मिनर्वा मिल्स थी ये भी क्या थी? एक
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, यानी कि व्यक्ति की या उसके एक ग्रुप की मिल्कियत थी। यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन जब 1971 में इसको ओवरटेक करने की कोशिश की, टेक ओवर करने की कोशिश की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तब इसको प्रॉब्लम हुई और इसने आर्टिकल 32 के तहत अपने मौलिक अधिकारों के हनन की बात को कहकर केस दायर कर दिया। हुआ क्या था? हुआ ऐसा था कि हमेशा से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका टकराव डीपीएसपी के आर्टिकल 39 से होता रहा है। ठीक है, हालांकि इन दोनों को मैंने सब चीज़ समझाई है, आप पुरानी वीडियोस में जाकर देखिएगा भारतीय राज्य व्यवस्था की, वहाँ पे इस टकराव को मैंने बताया है। आर्टिकल 14 और 19 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका टकराव हमेशा डीपीएसपी के आर्टिकल 39 से होता रहा है। जब ये सब कुछ होता रहा है और देश में प्रगति भी करनी थी, सड़कें भी बनानी थी, रेलवे लाइन भी बिछानी थी, तो संपत्ति के अधिकार को समाजवादी विस्तारित देने के लिए, समाजवादी एक ढांचा को विस्तार करने के लिए ये आर्टिकल 19 के अधीन जो संपत्ति का अधिकार था ये रोड़े बन रहा था। और इसको कम करने के लिए 25वां संविधान संशोधन किया। कौन सा? 25वां संविधान संशोधन किया और उसके तहत कहा गया, और 25वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि यदि आर्टिकल 14 और 19 का टकराव, आर्टिकल 14 और 19 का टकराव आर्टिकल 39 से होता है, तो आर्टिकल 39 को 14 और 19 पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है, यह संशोधन किया गया था 25वां संविधान संशोधन, 1971 की बात है। अब इसी संशोधन को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के रूप में एक 31C जोड़ दिया गया और 31C में कहा गया था कि सभी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तरजीह दी जाए। सभी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तरजीह दी जाए, ऐसा 42वें संविधान संशोधन के क्लोज 4 में कहा गया था। किसमें कहा गया? क्लोज 4 में कहा गया था, जिसको चैलेंज किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के क्लोज 4 में कहा गया था कि सभी डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तरजीह दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। जबकि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था कि केवल 14 और 19 का जब टकराव 39 के साथ होगा तो 14 और 19 को वरीयता दी जाएगी। जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सारे डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वरीयता दे दी गई थी। यही विवाद का मुद्दा था कि कैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को व्यक्ति के मौलिक अधिकार के ऊपर वरीयता दी जा सकती है। इस बात पर बहस हुआ। साथ में इस 42वें संविधान संशोधन के क्लोज 55 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के क्लोज 55 के द्वारा आर्टिकल 368 क्या है? संविधान में किस प्रकार से संशोधन होगा उसकी प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 368 में किया गया है। आर्टिकल 368 के तहत 368 में 4 और 5 सब क्लोज जोड़ दिए गए। 368 4 और 5 को जोड़ दिया गया, जो संसद को या विधायिका को भारत के संविधान में संशोधन करने की अनंत पावर प्रदान कर रहा था कि वह चाहे तो किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 368 का सब क्लोज 4 और 5 दे रहा था, जिसको शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। केस पहुंचता है जज के सामने और जज इस पर विचार विमर्श करते हैं। देखिए, ये तो हम खुद ही समझ लेते हैं कि कैसे डीपीएसपी को, कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तरजीह दी जा सकती है, वरीयता दी जा सकती है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और इससे पहले केशवानंद भारती का केस का डिसीजन आ चुका था, जिसमें कोर्ट की वर्डिक्ट्स थी कि आप
संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसा फैसला आ चुका था केशवानंद भारती केस में। उसके बाद ये वाला मामला बनता है और इस मामले में भी जो डिसीजन आता है वो 4-1 से डिसीजन आता है, 4-1 के बहुमत से आता है, क्योंकि 5 लोगों का एक कमेटी थी, जो संवैधानिक कमेटी थी वो 5 लोगों की थी, संविधान पीठ थी, और उसमें से 4-1 से डिसीजन आता है, बहुमत से डिसीजन आता है। और उस बहुमत से डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप क्यों डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को आपस में लड़ा रहे हैं, बल्कि दोनों ही महत्वपूर्ण है किसी राज्य की उन्नति के लिए। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ी के 2 पहिए के समान है, जिसमें अगर एक पहिया पीछे छूट जाएगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, इस बेसिस पर इन्होंने 31 जुलाई 1980 को अपने डिसीजन में ये दोनों ही संशोधन निरस्त कर दिए गए, यानी कि 31C को निरस्त कर दिए गए, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के क्लोज 4 और क्लोज 55 को निरस्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ये क्लोज क्या थे? ये क्लोज देते थे कि सारे डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये शक्ति देते थे संसद को कि वह डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में अगर कहीं पर भी टकराव होता है तो वो सारे के सारे मौलिक अधिकारों पर डीपीएसपी को वरीयता देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। दूसरा, आर्टिकल 368 का क्लोज 4 और 5 को निरस्त किया गया था 42वें संविधान संशोधन की क्लोज 55 के तहत, और कहा गया था कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है, सब कुछ नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर को तो छोड़ना पड़ेगा, यानी कि मूलभूत ढांचे को, संविधान के मूलभूत ढांचे को में बिना परिवर्तन किए आप संविधान में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये मिनर्वा मिल्स का मामला था, हालांकि ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, और इस मुद्दे से एक जो आंसर निकल के आया, संविधान की व्याख्या हुई, वो ये थी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। आप किसी एक को छोड़कर दूसरे को वरीयता नहीं दे सकते, बल्कि दोनों गाड़ी के 2 पहिए के समान है। दोनों क्या है? गाड़ी के 2 पहिए के समान है। अगर दोनों पहिए साथ साथ चलेंगे तभी ही गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, यानी कि देश आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दोनों को बराबर महत्व देकर समाप्त किया था। तो मिनर्वा मिल्स का मामला हम लोगों ने देखा कि इसमें सब क्लोज 4 और 55 को रद्द कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन से। आपको मालूम होगा कि 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, और ये वो काल था जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। 21 जून 1975 को देश में आपातकाल लग गया था, और 1977 में जाकर ये समाप्त हुआ था, और 1976 में, यानी कि बीच के साल में 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया था। यहाँ पर हठधर्मिता थी इंदिरा गांधी सरकार की कि किसी भी प्रकार सब कुछ देश की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली जाए, विधायिका के हाथ में दे दी जाए। तो हम लगातार इस तरह के केसेस को पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगा, इसको जरूर देखिएगा और नोट जरूर करिएगा। पंच ऋषि क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर ये दोनों ही आपके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जो क्लास में पढ़ाया गया है उसी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहाँ से आप मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लगातार हम लोग इस तरह की ही वीडियोस बनाते जा रहे हैं, और आप लोगों का प्यार और स्नेह इस तरह ही मिलता रहे। इन्हीं शब्दों से मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू।